स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी जो यूनिट चल रही है, यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में हमने बांटा है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतकी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो होती है स्थिर विद्युतकी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी होती है गतिक विद्युतकी, इलेक्ट्रोडायनामिक। स्थिर विद्युतकी में आवेश स्थिर होता है, अर्थात इसमें ये जैसा आपने पहला चैप्टर था विद्युत क्षेत्र वाला, गॉस का नियम या फिर संधारित्र, इन सब में आवेश स्थिर होता था। हम ये पढ़ते थे कि उस स्थिर आवेश का क्या प्रभाव होता है, सही है, क्या क्या प्रभाव वो डाल सकता है। गतिक विद्युतकी में हम आवेश की गति के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश गति कर रहा है। यही हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। आवेश इसमें गति कर रहा है, तो आवेश जब गति कर रहा है तो उस गतिक आवेश के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इस पूरे गतिक आवेश के बारे में ही इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, जब आवेश गति कर रहा है तो पहले हेडिंग हमारी विद्युत धारा। किसी चालक में, मान लीजिए चालक है, इस चालक में यदि t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो, t सेकंड में q आवेश, तो एक सेकंड में q/t, और किसी चालक से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो I = q/t। या ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं आप कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, इसका आवेश का मात्रक कूलाम, इसका सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम/सेकंड, या फिर इसे ही कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यदि t बराबर 1 सेकंड हो, q बराबर 1 कूलाम हो, तब I बराबर 1 एम्पियर। अर्थात यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। इस विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों? जबकि आपने को मालूम है कि हम विद्युत धारा को ले रहे हैं कि इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, या फिर यदि आप बैटरी में कहें तो हम कहते हैं कि बैटरी में विद्युत धारा बैटरी के एनोड से निकल के कैथोड की ओर जा रही है। तो फिर भी हम विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। अर्थात यदि इधर 4 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो सदिश के नियम के आधार पर इनका परिणामी, चूंकि दोनों लंबवत हैं तो इनका परिणामी 5 होना चाहिए, किंतु यहां पर परिणामी विद्युत धारा 7 एम्पियर आती है। अर्थात ये डायरेक्ट जुड़ रही है, यहां पर बीज सीधे योग हो रहा है, और सीधा योग केवल अदिश राशियों में होता है, अर्थात विद्युत धारा अदिश राशि है। नेक्स्ट हेडिंग है धारा घनत्व। किसी चालक में, देखिए चालक है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत I धारा बह रही है। इस A एरिया से किसी बिंदु पर चालक के अनुप्रस्थ काट से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम कहें चालक के इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आप कहेंगे आई, ए एरिया से आई हो रही है तो एकांक क्षेत्रफल से I/A होगी। और इस
एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहते हैं। इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी चालक में धारा किसी बिंदु पर धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, मात्रक होगा इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और धारा घनत्व सदिश राशि होती है। इसकी दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। देखिए, धातुओं में विद्युत चालन किसके कारण होता है? तो धातुओं में विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और किसी धातु के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 होती है, या अर्थात 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29, काफी अधिक संख्या है, इतनी 10⁻29 होती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुओं में विद्युत का चालन होता है, और सबसे अधिक विद्युत चालक चांदी में होता है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद तांबा, फिर सोना और उसके बाद एल्युमिनियम। जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती चली जाएगी, उस धातु की विद्युत चालकता उतनी ही कम होती चली जाएगी, और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती, उनमें विद्युत का चालन नहीं होता, वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जब कोई विद्युत का चालक होगा, ये चालक है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अपने ऊष्मीय वेग के कारण इधर उधर निरंतर गति करते रहेंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। काफी उच्च वेग है ऊष्मीय वेग, और ये इलेक्ट्रॉन अपने चालक में अनियमित रूप से गति करते रहेंगे, और इस चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी दिशा लगातार बदलती रहती है। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पर जाकर किसी धन आयन से टकराता है, तो यहां से यहां तक का जो रास्ता था इसको फ्री मिला। इस रास्ते को जहां दो टक्कर, यहां पर 2 टक्कर हुई, पहले यहां पर हुई मान लीजिए, फिर उसके बाद ये चला, फिर यहां पर हुई, तो 2 टक्करों के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, इस फ्री स्पेस को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते तो इसे मुक्त पथ है, और हम सभी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथों का एक प्रकार से औसत निकाल लेते हैं, जिसे माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। और 2 टक्करों के बीच का समय, इलेक्ट्रॉन की 2 टक्करों के बीच का समय श्रांतिकाल कहलाता है। श्रांतिकाल। इलेक्ट्रॉन चूंकि अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं, फिर आप कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो जब हम किसी धातु के टुकड़े को छूते हैं तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता? करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं इधर उधर, और लेकिन उनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। वे सभी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पूरे चालक में गति करते हैं, जिसके कारण उन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 हो जाता है। जैसे हमने कहा कि यदि एक इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन का U1, U2, U3 डॉट 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 UN हो, तो इन सभी का औसत ऊष्मीय वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, इन सबका यदि हम औसत निकालते हैं तो औसत ऊष्मीय वेग
शून्य आता है। तो इसके का अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों का नेट ऊष्मीय वेग शून्य होता है, अर्थात ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए अपवाह वेग, आपको मालूम है कि किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, किंतु जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ा आपने, तो बैटरी का जो विभवांतर होता है उन इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई की दिशा में एक बहुत ही छोटा अर्थात सूक्ष्म और नियत वेग दे देता है। जैसे समझ लीजिए आप कि यदि कहीं रेस लग रही है, उस रेस में कहीं पर 1 लाख व्यक्तियों को एक साथ भागने के लिए कहा जाए, तो जो व्यक्ति बीच में होगा ना तो वो अपनी स्पीड बढ़ा पाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो आगे वाले से टकराएगा, और ना वो धीरे चलेगा, क्योंकि यदि धीरे चलेगा तो पीछे वाले से धक्का देंगे। तो अर्थात वो व्यक्ति जो बीच में व्यक्ति है वो एक नियत वेग से चलता रहेगा। इसी प्रकार से जब किसी चालक को, तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी का विभवांतर उन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है, क्योंकि यदि आपने ये चालक तार है और आपने इसको बैटरी से जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी है, यहां पर इसमें बहुत सा अधिक इलेक्ट्रॉन है, 10⁻29 एक अंक आयतन में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत अधिक है। अब इलेक्ट्रॉनों पर जब ये विभवांतर आरोपित होगा तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव सिरे की ओर एकदम भागेंगे, लेकिन जैसे ही ये गति करेंगे तुरंत ये इस चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराएंगे, रुकेंगे, फिर चूंकि इस पर विभवांतर लगा हुआ फिर उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब बैटरी से जोड़ते हैं तो यह विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, और ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर एक नियत वेग से और बहुत ही सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन इस तार की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म और एक नियत वेग से गति करते हैं, और यह जो वेग होता है सूक्ष्म और नियत वेग, इस वेग को ही हम अपवाह वेग कहते हैं, और इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। VD यानी कि इसके इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD से प्रदर्शित करेंगे, और इस अपवाह वेग का मान 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होता है। 10⁻⁻5 नहीं, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए, अब हम ये जो ऊष्मीय ये अपवाह वेग जो है, यह अपवाह वेग उन इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग पर ही आरोपित होता है। अब हम अगली डेरिवेशन करेंगे जो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग, अपवाह वेग में क्या संबंध है। ठीक है, इस संबंध के लिए मान लीजिए एक चालक है, इस चालक की लंबाई a और अनुप्रस्थ काट का एरिया a है, यहाँ पर एरिया हमने a मान लिया, और इस चालक का आयतन, यदि हम आयतन की बात करें, चालक का आयतन Al, हम माना किसी चालक की लंबाई L और उसका अनुप्रस्थ काट का एरिया है, तथा तो चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब इसका आयतन है Al, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Aln, इस चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, और इलेक्ट्रॉन है इतना, तो इसमें आप E का मल्टीप्लाई करते हैं तो AlNE कुल आवेश। और विद्युत धारा आपको मालूम है, विद्युत धारा I बराबर Q/T, Q की वैल्यू रखते हैं AlNE/T, L दूरी और T समय, दूरी बटे समय वेग, तो I बराबर
NEA और ये हो गया वेग VD, इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये ओम का नियम, ये ओम का नियम है कि जब हम किसी चालक के स्वरों पर आरोपित विभवांतर को बढ़ाते हैं तो उसमें विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि आप किसी चालक में प्रवाहित वोल्टेज को दूना कर देंगे तो धारा भी दूनी हो जाएगी, वोल्टेज को आधा कर देंगे तो धारा भी आधी हो जाएगी। अर्थात किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके स्वरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। अर्थात I प्रोपोर्शनल V, या ये कह रहे हैं V प्रोपोर्शनल I। जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप आदि नियत हो। अब इस प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो V बराबर RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो V अपॉन I बराबर R। तो R है विद्युत प्रतिरोध। R के यदि हम यूनिट बोलें तो R का मात्रक बराबर वोल्ट विभवांतर, इसका मतलब है वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं ओम। इसे हम ओम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम का नियम है, यदि हम किसी चालक के सुरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो इनके बीच में खींचा गया ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि ये V और I एक दूसरे के अनुपाती हैं। तो जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं उनके बीच में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा होगी। यदि V ऊपर की ओर आपने लिया है, यदि हम इस तरह कहते हैं कि A और B इन दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक है, बताया V और I के बीच का ढाल उस चालक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर A के लिए ढाल इतना है और B के लिए ढाल इतना है। चूंकि A का ढाल अधिक है तो हम कहेंगे इस चालक A का प्रतिरोध अधिक होगा, B का प्रतिरोध कम होगा। किंतु यदि V इधर लिया जाए और I इधर लिया जाए तब उल्टा होगा, तब जिसका ढाल कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। इसमें यदि A और B दो चालक का आपने I V ग्राफ है ये, तब चूंकि B का ढाल कम है तो B का प्रतिरोध अधिक होगा। फिर अगली हेडिंग है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है कि जब आपको मालूम है किसी चालक के सुरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी अधिक होगा। तो यदि आपने उस चालक के सुरों पर E विद्युत क्षेत्र लगाया, E विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है VD, तो एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर अनुगमन वेग कितना होगा, तो आप कहेंगे VD बट्टे E। और इस एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त अपवाह वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। अर्थात किसी आवेश की गतिशीलता उस आवेश द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर प्राप्त अपवाह वेग के बराबर होती है। तो म्यू बराबर VD अपॉन E, VD अपॉन E। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी कि प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए नंबर 1 लंबाई पर।
लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे R प्रोपोर्शनल L। दूसरा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो R प्रोपोर्शनल 1/A। और तीसरा होता है ताप पर, ताप पर और चालक के पदार्थ पर। किसी चालक, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो इन दोनों को यदि हम एक साथ मिला दें तो आएगा यहां पर R प्रोपोर्शनल L/A। और प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए कांस्टेंट का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर R = ρL/A। रो एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इस रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और रो बराबर क्या हो गया, RA/L। यदि आप L 1 मीटर ले लें और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ये भी 1 ये भी 1, तब रो बराबर R। अर्थात किसी चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। यानी आप लंबाई 1 मीटर लें, उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसके यदि आप मात्रक निकालें तो मात्रक, इस R का मात्रक ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या मात्रक आएगा, ओम मीटर। अब देखिए, अभी आपने देखा कि ओम्स के नियम में कि V प्रोपोर्शनल I या V बराबर RI, और जहां R क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं उस चालक का विद्युत प्रतिरोध। R बराबर क्या हो गया, V/I। अर्थात किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। यदि हम वोल्टेज दूने कर देंगे तो धारा भी दूनी हो जाएगी, वोल्टेज आधे कर देंगे तो धारा भी आधी रह जाएगी, प्रतिरोध R का मान उतना ही प्राप्त होगा। और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। रो इस किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध होता है। और यदि पदार्थ समान रहे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी नियत रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि तांबे के 2 तार अलग अलग लंबाइयों के हैं, अलग अलग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के हैं, तो उनके प्रतिरोध तो अलग अलग होंगे लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नियत होगा। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोध, अभी हमने बताया था कि प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है। लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा। अगली हेडिंग हमारी विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, प्रतिरोध का अर्थ क्या है? प्रतिरोध का अर्थ है किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा के मान में धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी, अर्थात उस विद्युत धारा की चालकता उतनी ही कम होगी। और यदि प्रतिरोध कम होगा तो
चालकता अर्थात धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। तब इसीलिए प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता है। चालकता को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और चालकता, विद्युत चालकता उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो किसी चालक की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी। इस चालकता का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक था ओम, तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, या फिर मो, क्योंकि ये होता है ओम इनवर्स, OHM का इनवर्स। तो इसको हम इनवर्स हटाने के लिए बस उल्टे तरफ से लिख देते हैं, हम लिख देते हैं MHO, मो। या फिर एक और मात्रक है साइमन। साइमन क्यों है? क्योंकि इस प्रतिरोध के बारे में ओम ने अध्ययन किया था, तो उनका पूरा नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। तो प्रतिरोध के मात्रक को तो ओम कहा गया, और प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो चालकता की मात्रा को साइमन नाम दे दिया गया। जिस प्रकार प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। तो विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन क्या होगी? विशिष्ट चालकता कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, और सिग्मा बराबर 1/ρ, जैसे चालकता बराबर 1/r, विशिष्ट चालकता प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, इस विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर का इनवर्स। देखिए, अपवाह वेग के आधार पर हम ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ओम का जो ओम के नियम का डेरिवेशन है हमें अपवाह वेग के आधार पर करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या मानते हैं कि किसी चालक की लंबाई आपने L मान ली, चालक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काटकर एरिया A। तो हम भाषा जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि माना किसी चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काटकर क्षेत्रफल A है। जब उस चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र E स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है, उसमें इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करने लगेंगे। यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, n क्या है? चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NeAVd, ये समीकरण 1। ये संबंध हम पहले अभी प्रूफ किया है। तो n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और Vd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। जब उस चालक में हम विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उन पर बल लगता है। तो उन पर लगने वाला बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, हम कहेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर E इंटू स्मॉल e, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर F/Q, तो बल बराबर EQ। यहाँ इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इससे पहले देखिए, अभी हमने कहा था विद्युत क्षेत्र E लगाया
और उसके सिरों का विभवांतर कितना है v। जब चालक के E विद्युत क्षेत्र है और v विभवांतर है, तब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, क्योंकि विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर E की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये E की वैल्यू हो जाएगा VE/L। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा आपको मालूम है, त्वरण A बराबर F/m। F की वैल्यू यहाँ रख दें, ये हो जाएगा VE/ml। जब उस चालक के सिरों पर हम V विभवांतर लगाएंगे तो उसमें उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण VE/ml होगा। यह आपको पता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से अनियमित गति करते रहते हैं। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉन अपने ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। यदि ऊष्मीय वेग से गति कब करते हैं, जबकि उस चालक के भीतर कोई भी विभवांतर ना लगा हो। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 हो, माना इसको लिखेंगे अब कि माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब जब वो इलेक्ट्रॉन पुनः टकराएगा तो टकराते समय उस इलेक्ट्रॉन का वेग u1 + a-τ1 होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर u + at। तो v बराबर u + at, जहां यानी कि जब विद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया तब तो उसका ऊष्मीय वेग u1 था। विद्युत क्षेत्र लगा देने पर उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण a हो गया, तो उसके द्वारा प्राप्त वेग u1 + a-τ1 हो जाएगा, जहां τ1 इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच का समय अंतराल है, जिसे श्रांति काल कहते हैं। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग भी क्रमशः u2 + a-τ2, u3 + a-τ3 ... होंगे। अतः इन सभी इलेक्ट्रॉनों का हम औसत वेग निकाल लें, और इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। इसीलिए अपवाह वेग Vd, हमने सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत निकाला, तो u1 + a-τ1 + u2 + a-τ2 un + a-τn n। यदि हम u1 वालों को पास कर लें तो u1 + u2 + un n प्लस, जब इनको हम अलग करेंगे तो a तो कॉमन आ जाएगा a, और τ1 + τ2 + n। ये तो हो गया u1 + u2 + u3 un n। ये इन इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का औसत हो गया। और आपको पता है कि किसी चालक में सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेगों का औसत 0 होता है। ये तो 0 हो गया, प्लस a और τ1 + τ2 n, ये हो गया सभी इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल का औसत, जिसे हमने कहा टाउ। तो Vd बराबर a-τ, तो यहां से Vd बराबर a-τ हो गया। Vd, अब यहां पर हम a की वैल्यू इस समीकरण से रखते हैं, समीकरण 2 से मान लीजिए रख दिया आपने। समीकरण 2 से a का मान रखने पर तो Vd बराबर a की वैल्यू है VE/ml। ये ऊष्मीय औसत वेग और विभवांतर में संबंध आ गया। इस Vd के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, यहां से हम साफ कर रहे हैं, देखिए। फिर हम लिखेंगे Vd के मान को समीकरण 1 में रखने पर I बराबर NEA
और वी डी का मान रखा तो वी ई टाउ अपॉन एम एल, ये रख दिया हमने। इस वी डी का मान इस समीकरण में यहां पर रख दिया। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। तो वी बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। और अब देखिए, यदि आपके पास दिया गया चालक नियत है तो एक दिए गए चालक के लिए हम लिखेंगे दिए गए चालक के लिए तथा नियत ताप पर, जब दिया गया चालक है, चालक नियत है तो उसकी लंबाई भी नियत रहेगी और एरिया भी नियत रहेगा। और नियत ताप, यदि ताप नियत है तो टाउ का मान भी नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि टाउ होता है इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, और समय अंतराल शांतिकाल ताप पर निर्भर करता है। तो यदि ताप नियत है तो टाउ भी नियत रहेगा। तो एक दिए गए चालक के लिए तथा नियत ताप पर इस पूरे की वैल्यू एक नियत हो गई। तो हम एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसीलिए इस आर का मान याद रखते हैं। तो V बराबर आर आई अथवा V अपॉन आई बराबर आर, यही ओम का नियम है। देखिए, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, क्योंकि इससे पिछले टॉपिक में जब हमने कहा था कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसमें हमने ये कहा था कि प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है: लंबाई पर, अनुपस्थित क्षेत्रफल पर और उसके ताप पर। तो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो ये देखते हैं। अभी हमने बताया था यदि किसी चालक की लंबाई L हो, उसका अनुपस्थित एरिया A हो, तो उस चालक का प्रतिरोध R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ प्रतिरोध होता है। एक दिए गए चालक के लिए L और A तो कांस्टेंट हैं, लंबाई एरिया नियत है, जब और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह भी नियत है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी नियत है, और e इलेक्ट्रॉन का आवेश ये तो मान नियत है, ये हम नहीं बता सकते। L और A, हम यदि चालक नियत है तो लंबाई और एरिया नियत रहेगा, तब हम कहेंगे R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टाउ। अब टाउ होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का शांतिकाल, अर्थात इलेक्ट्रॉन की 2 टक्करों के बीच का समय अंतराल। अब यदि मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से टकराता है और यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ पर टकराया, तो इनके बीच में जो समय अंतराल लगा उसे हम टाउ कहते हैं। यदि और 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, ये दूरी लैम्डा है और इसका इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूलचाल VRMS है, इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूलचाल VRMS। तब समय टाउ बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है लैम्डा अपॉन VRMS। यदि हम टाउ का मान यहाँ रखें तो R प्रोपोर्शनल, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ है, तो VRMS अपॉन लैम्डा। जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूलचाल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूलचाल बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि इसकी तो अनुक्रमवादी है, तथा माध्य मुक्त पथ जो होता है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे ताप बढ़ता है इन इलेक्ट्रॉनों के कंपन का आयाम बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन के कंपन का आयाम बढ़ेगा तो इनके बीच की माध्य दूरी कम होगी। जब माध्य दूरी कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात ताप के बढ़ने पर इसका मान तो बढ़ेगा और इसका मान घटेगा, तो इसके बढ़ने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा और इसके घटने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्थात
ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। अब किस प्रकार बढ़ता है, तब देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध R0 हो, तब T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT बराबर R0 और 1 प्लस अल्फा टी। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेल्सियस पर उस चालक तार का प्रतिरोध RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, जहां अल्फा क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक को उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अल्फा उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। यदि हम अल्फा का मान निकालें तो अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। यहां से हम अल्फा का मान निकाल देंगे। ये तो हुआ कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि हम मिश्र धातुओं की बात करें तो मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, किंतु अर्धचालक तथा विद्युत अपघट्यों, अर्धचालक और विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होगा, यहाँ 1 माइनस हुआ तो कुछ वैल्यू घटेगी, तो हम कहेंगे कि अर्धचालक तथा विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। धातुओं और मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा। देखिए जब किसी चालक तार से आवेश प्रवाहित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है से, तो ये किया गया कार्य ही उस चालक की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे और यदि किसी चालक में से आवेश प्रवाहित करना है तो हमें उस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करना होता है। तो यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने किया जाए, तब Q आवेश प्रवाहित करने पर चालक में वह ऊर्जा W बराबर VQ, क्योंकि कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, तो विभवांतर V आवेश Q आपने पढ़ा है। Q बराबर IT, तो हम यहाँ पर Q की जगह लाते हैं तो W इजगल टू VIT, या फिर V इजगल टू IR, V इजगल टू IR, यहाँ पर V की जगह लाते हैं IR, तो W इजगल टू I स्क्वायर RT, अथवा आप I की स्थान पर V अपॉन R भी लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर V अपॉन R रख दें तो W बराबर V स्क्वायर T बटे R। तो ये सभी एक ही फॉर्मूले के अलग अलग स्वरूप हैं। तो आप कह सकते हैं किसी चालक में विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, और इन सभी का मात्रक जूल होगा। चूंकि आपको मालूम है 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के तुल्य होती है। अतः यदि हमें ऊष्मा निकालनी हो तो जितने भी ऊर्जा के आपके फॉर्मूले हैं उसमें बस आप 4.2 से डिवाइड कर दें, तो ये जो कार्य है ये विद्युत ऊर्जा ये ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम कहेंगे H बराबर VIT अपॉन 4.2, या फिर I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, या फिर V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R। ये सभी अब इनका मात्रक निकलेगा कैलोरी, ये सभी कैलोरी में निकलेंगे।
इसके बाद विद्युत शक्ति। देखिए विद्युत शक्ति क्या है? जब किसी चालक में विद्युत ऊर्जा व्यय होती है तो उसके चालक में एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उससे उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में हम कहेंगे विद्युत शक्ति की डेफिनेशन, किसी चालक में एकांक समयांतराल में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समयांतराल में तो आप क्या कहेंगे? यदि हम आपसे कहते हैं कि t सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हुई, आपने कहा W, तो t सेकंड में W ऊर्जा, तो 1 सेकंड में W/T, ये आया विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर, या अथवा 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा, और 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसीलिए विद्युत शक्ति P = W/T। इसका मात्रक यदि निकालें हम तो जूल पर सेकंड या वाट, जूल पर सेकंड या वाट। अब शक्ति के फॉर्मूले निकालने के लिए जो भी W के फॉर्मूले हैं उसमें यदि हम T से डिवाइड कर दें तो शक्ति के फॉर्मूले आ जाएंगे। W के आपके सामने इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये इसमें सब T से डिवाइड करते हैं। जब T से डिवाइड कर देंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या P बराबर क्या जाएगा? P बराबर VI अथवा P बराबर I²R अथवा V²T/R। ये हो गई उस चालक में व्यय विद्युत शक्ति। अब चूंकि शक्ति का मात्रक अभी आपने देखा वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। यदि आप इसके बड़े मात्रक लें तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट 10⁶ वाट, अथवा 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति होती है 746 वाट। ये सामर्थ्य के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कार्बन प्रतिरोध। देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्राय हमें बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम्स में भी हो सकते हैं, मेगा ओम में भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रतिरोधों के लिए हम कार्बन के प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन के बहुत सूक्ष्म से लेकर और बहुत उच्च प्रतिरोध तक बनाए जा सकते हैं। और कार्बन प्रतिरोध अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक सस्ते होते हैं। तो इसके लिए प्रतिरोध जहां हमें बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है वहां हम कार्बन के प्रतिरोध बनाते हैं। और इनके प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करने के लिए हम वर्ण कोड का प्रयोग करते हैं। वर्ण कोड का अर्थ है रंग कोड, अर्थात हम रंगों के द्वारा इनके प्रतिरोधों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए करते क्या हैं हम? कार्बन का प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध। इस कार्बन के प्रतिरोध पर हम उसके प्रतिरोध के आधार पर अलग अलग रंगों की पट्टियां बना देते हैं। जैसे एक रंग की पट्टी ये हो गई, दूसरे रंग की पट्टी ये हो गई, तीसरे रंग की पट्टी ये हो गई और चौथे रंग की ये हो गई। तो 4 अलग अलग ये प्रतिरोध के हिसाब से हम ये रंग बनाए जाते हैं। अब कैसे? ये जो पहले के 2 रंग होते हैं, पहले की जो 2 पट्टियां होती हैं वो उस कार्बन प्रतिरोध के सार्थक अंक को प्रदर्शित करती हैं। तीसरे रंग की पट्टी उसके गुणांक को प्रदर्शित करेंगी तथा चौथी पट्टी उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है कि कितने % तक इसका जो मान है कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? इसके लिए अलग अलग रंग के लिए अलग अलग कोड लिखे गए हैं। जैसे काले के लिए 0, भूरे के लिए 1, लाल के लिए 2, ये अलग अलग कोड हैं। और
उन्हीं तीसरी पट्टी के ये गुणांक हैं। और सहनशीलता के लिए गोल्ड कलर की यदि पट्टी होगी तो उसकी विश्वसनीयता सहनशीलता ±5%, चांदी के लिए ±10% और कोई रंग नहीं इसके लिए ±20%। इन रंगों के कोड को याद रखने के लिए इस तरह हम याद रखेंगे वी रॉय गुड बॉय, गुड बॉय, वी रॉय गुड बॉय और वेरी गुड वाइफ। देखिए वी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, यहां से ये रंगों का क्रम हो गया वी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इस जी से ग्रीन, बी ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे और डब्लू व्हाइट। यहां से हम शुरू करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो इनका अंक है वही इसका गुणांक भी होता है। लाल के लिए यदि अंक 2 है तो लाल का गुणांक भी 10 की घात वही उसका 10 की घात होती है, 10 की घात 2 है। अब आपने कहा इससे कोड कैसे देखें, यदि मान लीजिए पहली पट्टी हरे की है, दूसरी पट्टी पीले रंग की है, तीसरी पट्टी नीले की है और चौथी गोल्डन है। इस तरह से यदि पट्टियां हैं तो आपने कहा इस कार्बन का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका प्रतिरोध निकालने के लिए हमने कहा कि पहली पट्टी हरे कलर की है तो हरे के लिए कोड क्या है, अंक हरे के लिए अंक है 5 पहला अंक। पीले के लिए कोड है अंक है 4 54 इनटू, यानी कि ये जो पहले 2 रंग की पट्टियां होती हैं उस प्रतिरोध के मान के सार्थक अंक को प्रदर्शित करती हैं। तीसरी पट्टी उसकी 10 की घात के गुणांक को प्रदर्शित करेगी। तीसरी पट्टी नीले कलर की है, नीले के लिए 6 अंक तो 10 की घात 6 लगाएंगे इनटू 10 की घात 6, ये गुणांक हो गया। और प्लस माइनस यदि 3 पट्टियां तो कम से कम होंगी ही होंगी। यदि चौथी पट्टी नहीं है तो हम कहेंगे कोई चौथी पट्टी में कोई रंग नहीं है, तब तो हम सीधे सीधे ±20% रखेंगे। यदि गोल्डन कलर की है, देखिए गोल्डन कलर के लिए सहनशीलता है ±5%, तो हम यहां लिखेंगे ±5%। तो इन पट्टी के द्वारा हमने इसके प्रतिरोध को निकाल दिया। यदि कोई आपको मान भी दे रखा है और मान दे रखा है आपने और आपसे कहा है कि इसका किस किस रंग की पट्टियां होंगी, उनका क्रम क्या होगा। जैसे किसी कार्बन प्रतिरोध में किसी कार्बन का कार्बन प्रतिरोध है 2.7 × 10⁵ और ±10%। प्रतिरोध दे रखा है आप और यह पूछा है कि उसमें रंगों की पट्टी का क्रम बताइए। तो एक काम करें, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएं यदि हम तो 27 यहां हो जाएगा 10 की घात 4 और ±10%। पहला अंक 2 है तो 2 अंक प्रदर्शित करता है लाल को। तो रंगों का क्रम पहली पट्टी लाल रंग की होगी, 7 प्रदर्शित कर रहा है बैगनी को, तो दूसरी पट्टी बैगनी रंग की होगी। 10 की घात 4 यानी ये 4 जो है पीले को प्रदर्शित करता है, 10 की घात 4 वो भी पीला ही होगा, तो तीसरी पट्टी पीले कलर की होगी और ±10% ये सहनशीलता और सहनशीलता ±10% चांदी कलर की है, तो इसकी चौथी पट्टी चांदी सिल्वर कलर की होगी। तो ये रंगों का क्रम है। तो यदि आपको रंगों का क्रम दे रखा है तो आप उसके प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। यदि प्रतिरोध का मान दे रखा है तो आप उसके रंगों का क्रम भी इस टेबल के आधार पर
निकाल सकते हैं। और टेबल को याद रखने के लिए एक इसको याद रखें बस कि वी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। एक प्रतिरोधों के संयोग, प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहला हम श्रेणी क्रम ले रहे हैं। श्रेणी क्रम में सीरीज में जैसे हम मालूम है इस क्रम में एक के पीछे एक प्रतिरोध जोड़ते चले जाएंगे। जैसे पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर ये तीसरा प्रतिरोध, ये सभी प्रतिरोध एक ही क्रम में जुड़े होंगे, एक ही पंक्ति में जुड़े होंगे। मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है। इस बैटरी का विभवांतर है V। जब इसमें इस बैटरी से I धारा प्रवाहित होगी तो ये I धारा ही इस R1 में जाएगी, I धारा ही R2 में और ये I धारा ही R3 में। इस प्रकार सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I ही होगी। तो ये याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है, किंतु इनके सिरों के विभवांतर V1 V2 और V3 ये भिन्न भिन्न होंगे। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तब ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3। यदि हम ये जो V विभवांतर है यही विभवांतर इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर बटा है, तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि हम इसमें से इन तीनों को ऐड करें तो I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर ये V कुल विभवांतर है। यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध R लें जो कि अकेले ही I धारा प्रवाहित होने पर V विभवांतर ले ले, या ये कह लें एक ऐसा प्रतिरोध R लें जो V विभवांतर पर अकेले ही I धारा ले ले, तब इस अकेले प्रतिरोध R के लिए V बराबर, ये कुल विभवांतर है तो कुल विभवांतर V बराबर I इंटू कुल प्रतिरोध। I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सेकंड देखिए समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जैसा आपको मालूम भी है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर। जैसे ये तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 तथा R3, इनके पहले सिरों को हमने एक बिंदु पर जोड़ा, दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा है और इन बिंदुओं के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ दी जिसका विभवांतर V है। तब इन सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर तो V ही होगा। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर तो V होगा। यदि इस बैटरी से I धारा आ रही है तो ये I धारा तीन भागों में बटेगी। इसमें I1 I2 I3, अर्थात समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है, किंतु उनके सिरों का विभवांतर समान होता है। तब ओम के नियम से पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2 तथा I3 बराबर V अपॉन R3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
इन तीनों को जोड़ दें आप, ये इससे जब निकालेंगे तो v कॉमन आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर I इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है, और I बराबर, यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध R लें जो कि अकेले ही इस V विभवांतर पर I धारा ले, तब इस I बराबर V/R, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इससे ही कट गया। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक ये तो समांतर क्रम में हुआ, और यहाँ तक आपके इस चैप्टर का लगभग आधा भाग हुआ है। इस चैप्टर के आधे भाग को, शेष भाग जो है उसको हम अगले वीडियो में फिर करेंगे। तो इस यहाँ तक की थ्योरी को आप बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लें, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लें, और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ।